Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Zainab Fatma and I'll be teaching you science. हम कर रहे थे chapter number 11 that was about the environment. हमने इसकी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 सॉल्व कर लिया है. आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को. तो आइए शुरू करते हैं. So question number 4, write the names of animals against their habitats. आपके सामने एनिमल्स की पिक्चर्स दी गई हैं और हमने बताना है कि कौन सा एनिमल किस हैबिटेट में फिट इन होता है. अब आपके सामने जो एनिमल की पिक्चर्स दी गई हैं, मैं सबसे पहले पढ़ूंगी हैबिटेट की डिस्क्रिप्शन और आप मुझे बताएंगे कि कौन सा एनिमल फिट इन होता है इस हैबिटेट में. सबसे पहले वी हैव अ डैम्प ग्रास नियर अ पॉन्ड. गीली घास है और उसके पास ही एक तालाब है. अब इसमें कौन सा एनिमल है जो कि फिट इन हो सकता है? आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं. यहाँ पर जो सबसे अच्छी ऑप्शन फिट इन होती है वो होगी फ्रॉग की. फ्रॉग इज द एनिमल जो कि पॉन्ड के पास रहता है और डैम्प ग्रास में इसका हैबिटेट होता है. तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए फ्रॉग. The second description is farmland growing crops. किसी भी ऐसे फार्म में जहां पर क्रॉप्स ग्रो हो रहे होते हैं वहां पर कौन सा एनिमल या इंसेक्ट पाया जाता है? वैसे तो बहुत ज्यादा एनिमल्स या इंसेक्ट्स हैं जो पाए जाते हैं, मगर एक पर्टिकुलर यहाँ ऑप्शंस में से एक है जो कि आपने सेलेक्ट करना है. तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल होगा? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो होगी हमारी ग्रीन फ्लाई. ग्रीन फ्लाई ऐसा इंसेक्ट है जो कि पाया जाता है तमाम फार्म्स में जहां पर भी हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो. हमारे सेकंड एक्सप्लेनेशन का जो आंसर है वो होगा ग्रीन फ्लाई. मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड हैबिटेट. थर्ड हैबिटेट लिखा है डैम्प ग्राउंड विद सॉफ्ट लीव्ड प्लांट्स. यहाँ पर भी घास की बात हो रही है जो कि डैम्प है. हमने देखा कि डैम्प ग्रास में मतलब गीली घास में फ्रॉग भी पाया जा रहा था. एक और ऐसा एनिमल है जो कि डैम्प ग्रास में या फिर ग्राउंड में गीली मिट्टी में पाया जाता है और साथ लिखा है विद सॉफ्ट लीव्ड प्लांट्स. ऐसे प्लांट्स वहां पाए जाते हैं जिनके जो लीव्स हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं. तो इसमें हमारा सबसे जो बेहतरीन एनिमल फिट इन होगा इन ऑप्शंस में से वो होगा हमारा स्नेल. स्नेल इज सच एन एनिमल जो कि सॉफ्ट लीव्ड प्लांट्स को खाता है. ये उसका एनर्जी सोर्स है. यहाँ से वो अपना खाना लेता है जबकि वो रहता है गीली मिट्टी पे. सो द आंसर टू द थर्ड हैबिटेट विल बी स्नेल. तो मेरे साथ इसका आंसर लिखिए. द फोर्थ डिस्क्रिप्शन इज रोज गार्डन. किसी भी गार्डन में आप जाएं जहां पर फ्लावर्स मौजूद हो, वहां पर आपको इनमें से मतलब जो ऑप्शंस रह गई हैं अपार्ट फ्रॉम फ्रॉग, ग्रीन फ्लाई एंड स्नेल, आपने देखा कि आपके पास ऑप्शंस रह गई हैं 3. अब इसमें से आप नोटिस करें कि कौन सी ऐसी चीज है जो कि किसी गार्डन में पाई जाती है. क्या वो फिश है या फिर वो आउल है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अगर हम किसी नॉर्मल कॉमन गार्डन में जाते हैं जहां पर फ्लावर्स मौजूद हो, वहां पर ये दोनों चीजें बिल्कुल नहीं पाई जाती, बल्कि वहां पाई जाती है बीज, मतलब मक्खियां और इस तरह की डिफरेंट छोटे छोटे इंसेक्ट्स. सो द आंसर टू आवर फोर्थ डिस्क्रिप्शन विल बी बी, BEE. बी जो है उसका रोज गार्डन में पाए जाने का एक और मकसद भी है. जब भी फ्लावर्स जो है वो पॉलिनेशन करते हैं, मतलब सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और फिर उस सीड को उन्होंने किसी और जगह पर पहुंचाना होता है, तो इस पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट्स मतलब उड़ने वाले जितने भी इंसेक्ट्स हैं वो यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो बी है वो एक फ्लावर के ऊपर बैठेगी, वहां से जो पोलन्स हैं मतलब पोलन ग्रेन्स या फिर सीड्स जो कि रिप्रोडक्शन से वहां प्रोड्यूस हुए हैं वो कैरी करके दूसरे फ्लावर तक ले जाएगी और इस तरह जो पॉलिनेशन का प्रोसेस है वो होगा. यही वजह है कि ग्रोज गार्डन में या किसी भी गार्डन में हमारे पास मक्खियां, बीज, मॉस्किटोज, बटरफ्लाइज जैसे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं. We are moving towards the second last description, which is fast running water.
फास्ट रनिंग वाटर में हमारे पास कौन सा एनिमल हो सकता है? हमारे पास ऑप्शंस में सिर्फ दो ही ऑप्शंस रह गई हैं. नंबर 1 इज आउल एंड नंबर 2 इज फिश. तो ऑब्वियसली फास्ट रनिंग वाटर में वी कैन नॉट हैव एन आउल, वी विल हैव अ फिश. तो आप इसके सामने आंसर में लिखिए फिश. The last description of habitat is an apple orchard. वैसे तो we know that the only option we have left with is owl. मतलब owl पाया जाएगा apple orchard में. मगर आपको पता होना चाहिए कि ऊपर जितनी भी हमने descriptions पढ़ी वहां पर दरख्त मौजूद नहीं थे. owl जो है वो दरख्त के ऊपर अपना habitat मतलब घर बनाता है. इसका मतलब apple orchard is the only option जहां पर owl मौजूद हो सकता है. तो लास्ट habitat में आंसर लिखिए owl. इसके साथ ही वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4. मुझे उम्मीद है कि आपने मेरे साथ साथ तमाम आंसर्स अपनी टेक्स्ट बुक पर नोट डाउन किए हैं. अगर नहीं किए तो अभी इस वीडियो को पॉज करें, जाके आंसर्स लिख के फौरन से वापस आएं. वेल डन स्टूडेंट्स. अब मैं चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज द डायग्राम शोज अ फूड चेन. आपके सामने एक फूड चेन बनी हुई है. मैंने आपको बताया था कि फूड चेन क्या होती है. मैं आपके लिए दोबारा रिवाइज करती हूँ. फूड चेन जो है वो इंटरकनेक्टेड ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जांपल एक चीज से दूसरी चीज में अगर एनर्जी ट्रांसफर होगी और वो बीच में इंटरकनेक्टेड होंगे तो हम कहेंगे दिस इज अ फूड चेन. फूड चेन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्लांट को अगर कोई चीज खाती है, फॉर एग्जांपल एन इंसेक्ट, और उस इंसेक्ट को कोई बर्ड खा लेता है, फिर उस बर्ड को कोई बड़ा एनिमल खा लेता है, तो एक चीज से दूसरी चीज जो है वो अपना फूड ले रही है. मतलब दे आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर, दे आर इंटरकनेक्टेड. तो ये जो लीनियर नेटवर्क ऑफ चेन है इसको हम कहते हैं फूड चेन. यहाँ जो फूड चेन बनी हुई है इट स्टार्ट्स विद अ प्लांट. यहाँ जो प्लांट है वो है रोज, मतलब गुलाब का फूल. यहाँ पर इट इज स्टार्टिंग विद रोज. रोज को कंज्यूम कर रहा है ग्रीन फ्लाई. ग्रीन फ्लाई जो है वो प्लांट्स को कंज्यूम करता है, उसके ऊपर फीड करता है, और फिर ग्रीन फ्लाई को कंज्यूम कर रहा है ब्लू टिट जो कि एक छोटा सा स्पैरो जैसा बर्ड है. फिर इस छोटे से बर्ड को हंट करेगा हमारा स्पैरो हॉक जो कि एक बड़ा बर्ड है. अब आपने देखा कि एक चीज से दूसरी चीज किस तरह फायदा ले रही है. अब हमने देखना है कि इन तमाम क्वेश्चंस का क्या लेना देना है इस फूड चेन से. The first question is, how many links are there in this food chain? इस food chain में कितने ज्यादा links मौजूद हैं? मैंने आपको बताया और आपके सामने भी बना हुआ है that it is starting with a rose जो कि एक प्लांट है. प्लांट को कंज्यूम कर रहा है एक इंसेक्ट which is a green fly. तो ये हो गया हमारा सेकेंड लिंक. थर्ड लिंक में आपने देखा कि एक छोटा सा बर्ड है ब्लू टिट जो कि इस इंसेक्ट को खा रहा है. तो ये हो गया हमारा थर्ड लिंक. फिर जो फोर्थ लिंक है वो है स्पैरो हॉक का जो कि हंट करेगा छोटे बर्ड को, मतलब ब्लू टिट को. इसका मतलब टोटल हमारे पास 4 ऐसे लिंक्स हैं इस फूड चेन में. तो इसका आंसर होगा 4. तो उम्मीद है कि आपने आंसर नोट डाउन कर लिया है. आई एम मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन सेज व्हाट डू द एरोज मीन इन द फूड चेन. ये जो आपके सामने फूड चेन बनी है, एक लिंक जो दूसरे लिंक से कनेक्ट हो रहा है, इसके बीच में एक एरो है और एरो की डायरेक्शन एक तरफ है. ऐसा नहीं है कि एरो कोई राइट जा रहा हो कोई लेफ्ट, बल्कि ये एक लीनियर नेटवर्क है और डायरेक्शन एक ही तरफ है. सवाल में पूछा गया है कि इन एरोस का मतलब क्या है. तो पहले मैं आपके लिए आंसर को रीड करती हूँ. इट शोज व्हिच वे द एनर्जी इन अ फूड चेन फ्लोज. ये जो एरोस हैं ये डिस्क्राइब करते हैं कि एनर्जी किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है. अब इसका क्या मतलब है, गौर से सुनिएगा. फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक प्लांट बना हुआ है, प्लांट में एनर्जी है. अब जब भी कोई छोटा जानवर या इंसेक्ट इस एनर्जी को कंज्यूम करेगा, इसका मतलब कि एनर्जी प्लांट में से उस इंसेक्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर रोज में जो एनर्जी स्टोर हुई थी वो ट्रांसफर हो गई इन द ग्रीन फ्लाई. अब जब ग्रीन फ्लाई में एनर्जी ट्रांसफर हो गई तो ग्रीन फ्लाई को कंज्यूम कर लिया एक छोटे से बर्ड ने जिसको हमने कहा ब्लू टिट. अब जब उसने कंज्यूम किया इंसेक्ट को तो इंसेक्ट के अंदर मौजूद एनर्जी ट्रांसफर हो गई उस छोटे से बर्ड में. और बिल्कुल इसी तरह उस छोटे से बर्ड को जब हंट किया स्पैरो हॉक ने तो फिर क्या हुआ, यही एनर्जी ट्रांसफर हो गई स्पैरो हॉक की तरफ. इसका मतलब जो एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन है
वो फिलहाल इस फूड चेन में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है। यहाँ पर यही लिखा गया है कि एरोज इंडिकेट करते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Where does the energy in this chain come from? इस चेन में जो एनर्जी है वो किधर से आ रही है? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जहां से चेन स्टार्ट होगी इसका मतलब होगा कि वहां से एनर्जी जो है वो स्टार्ट हो रही है और फिर आगे मजीद ट्रांसफर होती जा रही है। तो इन केस ऑफ दिस फूड चेन इट कम्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर प्लांट। मतलब यहाँ जो फूड चेन बनी हुई है वहां पर एनर्जी की जो सोर्स है हमारे सामने वो प्लांट है। यहाँ लिखा गया है प्रोड्यूसर। आपको याद होगा वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नंबर 1 इज अ प्रोड्यूसर जो कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2 आर द कंज्यूमर्स जो कि खाना प्रोड्यूसर्स से कंज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर लिखा गया है कि जो एनर्जी है वो आ रही है फ्रॉम द प्रोड्यूसर प्लांट जो कि इस फूड चेन की केस में है रोज। अब यहाँ पर तो वैसे रोज एनर्जी की सोर्स नजर आ रहा है हमें, मगर मैं आपको बता दूं कि जो यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो है सन या फिर द एनवायरनमेंट जहां से इस प्लांट ने भी एनर्जी ली और फिर जब एनर्जी ले ली तो वो ग्रो करेगा और अपने अंदर स्टोर करेगा उस एनर्जी को ताकि बाकी कंज्यूमर्स उस एनर्जी से फायदा उठा सके। मगर यहाँ क्योंकि ये पूछा गया था कि इस फूड चेन में एनर्जी कहाँ से आ रही है तो वी विल से दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द प्रोड्यूसर व्हिच इज द सोर्स। तो उम्मीद है कि आपने तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स नोट डाउन कर लिए। यहाँ पर एक आखिरी क्वेश्चन रह गया है तो आइए उसको भी देख लेते हैं। So question number 4, it says explain how energy enters a food chain. फूड चेन में एनर्जी किस तरह से एंटर होती है। पहले जो हमने फूड चेन अभी पढ़ी उसके बारे में जितने भी क्वेश्चंस थे हमने उसका आंसर दे दिया अकॉर्डिंग टू दैट फूड चेन। मगर यहाँ पर उन्होंने एक जनरल बात पूछी है कि किसी भी फूड चेन में अगर एनर्जी ने एंटर करना है तो उसकी मेन सोर्स क्या है, क्या वो कौन सा बैकग्राउंड है जहां से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और इस फूड चेन में एंटर हो जाती है और उसके बाद ट्रांसफर होती जाती है। तो आइए पहले मैं आपके लिए आंसर को रीड करती हूँ। Sun is the energy source for all living organisms. Producers convert the light energy from sun into chemical energy in food which gets utilized by consumers. तो यहाँ पर हम ब्रेक डाउन करके एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। Sun is the energy source for all living organisms. हमारी जो मेजर एनर्जी की सोर्स है वो है सन। सन से आ रही है लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी जो कि ओवरऑल तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक पहुंच रही है। प्रोड्यूसर्स कन्वर्ट द लाइट एनर्जी फ्रॉम सन इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है बाय प्रोड्यूसर्स। अभी मैंने आपको बताया दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के बारे में। वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो है हमारे प्रोड्यूसर्स। और वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं? एग्जैक्टली स्टूडेंट्स, वो है हमारे प्लांट्स। अब प्लांट्स जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी जो कि सन से आ रही है इनटू केमिकल एनर्जी। अब ये किस तरह होता है मैं एक दफा जल्दी से आपको ये कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा देती हूँ। दिस हैपेंस बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है और जब वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो दो चीजों की ब्रेकडाउन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। जब इन दो चीजों की ब्रेकडाउन होती है तो प्रोड्यूस होता है ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज इज एक्चुअली द एनर्जी या फिर द फूड जो कि स्टोर हो जाना है प्लांट के अंदर और जब ये स्टोर हो जाएगा तो कंज्यूमर्स इसको आके यूटिलाइज कर लेंगे, खा लेंगे। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि खाने के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको कहा गया है केमिकल एनर्जी व्हिच गेट्स यूटिलाइज्ड बाय कंज्यूमर्स। फिर जो ये केमिकल एनर्जी है जो कि फूड के अंदर स्टोर हुई है इसको कंज्यूमर्स यूटिलाइज कर लेंगे, मतलब डिफरेंट एनिमल्स आके खा लेंगे। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि घास या फिर ग्रीन प्लांट्स खाते हैं जिनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। इनकी एग्जांपल्स में हमारे पास हॉर्स भी है, डोंकी भी है, इसके अलावा काउ, शीप और कैटल। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि डायरेक्टली खाते हैं प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स को। और उसके बाद आते हैं वो एनिमल्स जो कि कंज्यूम करते हैं हर्बीवोर्स को या बाकी एनिमल्स को जो कि उनसे कमजोर हो। तो ऐसे एनिमल्स जो हैं उन तक भी एनर्जी जो पहुंच रही है दैट इज ड्यू टू प्लांट्स या फिर दैट इज ड्यू टू
सन इन द बैकग्राउंड. व्हाई? क्योंकि जो सन है उसने एनर्जी प्रोवाइड की प्लांट्स को, प्लांट्स ने एनर्जी प्रोवाइड की छोटे ऑर्गेनिजम्स को. जब वो छोटे ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर जाएंगे, छोटे एनिमल्स ग्रो करेंगे, तब उन एनिमल्स को हंट करेंगे बड़े एनिमल्स, जिनको हम कहते हैं कार्निवोर्स. अब आपने देखा कि चाहे जिस भी तरह का एनिमल हो फूड चेन में मौजूद, चाहे वो हंट कर रहा हो, डायरेक्टली प्लांट्स को ना भी खा रहा हो, हमारे पास जो एक्चुअल एनर्जी है वो आ रही है फ्रॉम द सन. तो आपने देखा कि सन इज द मेजर सोर्स, जिसकी वजह से एनर्जी एंटर होती है प्लांट्स में, प्रोड्यूसर्स में. प्लांट्स जो है इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं एक और फॉर्म में, और जब आके हमारे कंज्यूमर्स इन प्लांट्स को कंज्यूम कर लेंगे या इसको खा लेंगे, तो उनके अंदर जाके डाइजेस्ट होके ये एक और तरह की एनर्जी बन जाएगी. ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है विच इज अ फूड चेन. मगर अल्टीमेटली द क्वेश्चन इज दैट एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी एंटर्स द फूड चेन. तो एंटर होने की जो एक्चुअल हमारी सोर्स है दैट इज सन, which is making the energy enter the food chain. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. अगर आपने ये आंसर नोट डाउन नहीं किया तो अभी इस वीडियो को पॉज करें, आंसर को नोट डाउन करें और जल्दी से वापस आएं. वेल डन स्टूडेंट्स. तो आज हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व. वी आर ओनली लेफ्ट विद क्वेश्चन नंबर 5 जो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो आज के लिए इतना ही. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज.